नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा भाषा कौशल एवं इसके प्रकार। भाषा हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण अंग होती है। भाषा भाव और विचारों की वाहक होती है। भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से इस सृष्टि के समूचे प्राणी अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। भाषा के अभाव में किसी भी प्रकार का संचार इस संसार में, इस जगत में संभव नहीं है। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन माना गया है, लेकिन इस साधन को अपनाने के लिए, इसका सर्वोत्कृष्ट उपयोग करने के लिए हमें इसके कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा के मुख्य कौशल और उनकी बारीकियां एक भाषा अध्यापक के लिए आवश्यक है। भाषा कौशल जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं, उसी प्रकार भाषा कौशल का ज्ञान अध्यापक के अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाते हैं। भाषा कौशल हमें विचारों की अभिव्यक्ति की सशक्तता, समर्थता, योग्यता प्रदान करता है। इसके द्वारा एक साधारण से विचार को भी व्यक्ति बहुत प्रभावशाली ढंग से सही लय में, सही उतार चढ़ाव में, सही प्रवाह का इस्तेमाल करके सामान्य बात को भी प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। एक विद्यार्थी में भाषा कौशल का विकास करने के लिए अनिवार्य है कि उसका शिक्षक उसे भाषा के समुचित प्रयोग का ज्ञान प्रदान करे। समुचित ज्ञान का भाषा के समुचित प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने के लिए भाषा कौशलों का विकास अनिवार्य है। शिक्षक को बहुत ध्यान से विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधि का एवं विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करते हुए भाषा प्रयोग पर भी ध्यान देना होता है। भाषा का सशक्त प्रयोग करने के लिए हमें भाषा कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। मुख्य रूप से दो प्रकार के भाषा कौशल वर्गीकृत किए जा सकते हैं। एक ग्राह्यात्मक भाषा कौशल, जिसके अंतर्गत सुनना और पढ़ना आता है, और दूसरा अभिव्यक्त्यात्मक कौशल अर्थात अभिव्यक्ति का कौशल, जिसके अंदर बोलना और लिखना आता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषाई कुशलता का संबंध चार कौशलों से है। श्रवण कौशल अर्थात सुनने का कौशल, वाचन कौशल अर्थात बोलना, पठन कौशल पढ़ना, और लेखन कौशल लिखना। इनका सही वर्गीकरण इन चार भागों में करके हम अपने विद्यार्थी को भाषाई कौशलों को सीखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1 भाषा कौशल, श्रवण कौशल। भाषा कौशल के अंतर्गत
सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास प्रारंभ होता है। जन्म लेने के बाद बच्चा सबसे पहले सुनने की स्थिति में होता है। अवस्था आयु के अनुसार वह बालक सुने गए शब्दों का अर्थ समझने लगता है। श्रवण कौशल केवल ध्वनि को सुनना मात्र नहीं है, इसमें किसी कथन के ध्यान पूर्वक सुनने, सुनी हुई बात पर चिंतन मनन करने तथा चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थिर करके उसके अनुसार व्यवहार करने जैसी अनेक क्रमबद्ध प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये सभी मानसिक स्तर के विकास, सही शिक्षण एवं अभ्यास के साथ व्यक्ति में, बालक में विकसित होती हैं। श्रवण कौशल के विकास हेतु शिक्षक को बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कही गई बात श्रोता अर्थात सुनने वाले के स्तर अनुकूल होनी चाहिए, तभी सामने वाला आपकी बात सही अर्थ में समझ पाएगा। साथ ही प्रयोग में लाए जा रहे शब्दों का चयन श्रोता के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। बात को स्पष्ट रूप से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए सामने रखना चाहिए, जिससे श्रोता की रुचि, जिज्ञासा एवं उत्सुकता बनी रहती है। वक्ता अर्थात बोलने वाले का उच्चारण भाव अनुकूल होना चाहिए। यदि बात को सही भाव से समझाने के लिए श्रोता तक उसका सही अर्थ पहुंचाने के लिए भाषा में आरोह अवरोह आदि का जो क्रम है उसका उपयोग करना श्रवण कौशल के विकास के लिए लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आज नहीं जाऊंगा। इस वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, निर्देशात्मक है। इस वाक्य के अर्थ को समझने के लिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह, नकारात्मक प्रयोग या निर्देशात्मक, इस भाव को समझने के लिए इस वाक्य की जो वक्ता की लय है, गति है, प्रवाह है, बोलने वाले की इन सभी भाव भंगिमाओं से स्पष्ट हो पाता है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। उसी प्रकार किसी भी चीज को सुनने सुनाने के समय एकाग्रता, स्मरणशीलता एवं धैर्य जैसे गुणों का होना भी आवश्यक है। जिस प्रकार वक्ता के लिए इन सब चीजों का होना आवश्यक था, जो एक वाक्य वो नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है या निर्देशात्मक है, ये वक्ता की बोलने की शैली पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार श्रोता के लिए भी उस वाक्य को सुनने की जो अपेक्षित अर्हताएं हैं श्रोता में, उनका होना जरूरी है। उसमें सुनने के लिए एकाग्रता, स्मरणशीलता और धैर्य जैसे गुणों का होना आवश्यक है। इस कौशल का विकास कुछ कारकों से प्रभावित होता है, जैसे उपयुक्त वातावरण। जहां पर हम जो कुछ सुनना चाहते हैं वहां पर यदि शोर इतना हो कि वक्ता की स्पष्ट बात हम तक नहीं पहुंच पाती है, तो हम सुन नहीं पाते हैं। इसी प्रकार अस्वस्थता, हम यदि अस्वस्थ हैं, हमारी श्रवण इंद्रियां निश्चित रूप से कार्य नहीं कर रही है, हमारी मानसिकता हमारे स्वास्थ्य की वजह से जो कुछ हम सुन रहे हैं उस पर केंद्रित नहीं हो पाती है, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, या उस विषय के प्रति हमारे अंदर अरुचि है, या
श्रोता का मानसिक स्तर उस विषय के अनुसार विकसित नहीं है, श्रवणेंद्रियों में दोष है, तो फिर हमारा जो श्रवण कौशल है वो प्रभावित होता है। ये नकारात्मक प्रभाव हमारे श्रवण कौशल पर डालते हैं। ऐसे कारक हैं ये। एक शिक्षक विद्यार्थी में इस कौशल का मूल्यांकन कुछ कारकों के आधार पर करता है, जैसे ध्यान से सुनना। हम बार बार अपनी बात कहते हुए कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए उन्हें अपने और ध्यान आकर्षित करने के लिए अनेक भाव भंगिमाओं का, अनेक प्रकार की छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इधर ध्यान दें, ध्यान से सुने, ये वक्तव्य इस प्रकार का है, आदि आदि। इन सब बातों से हमारा अभिप्राय यही होता है कि विद्यार्थी कक्षा में हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है। एकाग्रता, विषय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना, शिक्षक का अनुकरण करना, मानक वर्तनी का प्रयोग करना, अधिक सुनाने का अनुरोध करना, इस तरह की बातें अध्यापक अपने विद्यार्थियों के सामने कक्षा में इसलिए करता है कि विद्यार्थियों का श्रवण कौशल विकसित हो और उसके विकास के लिए जिन गुणों की अपेक्षाएं हैं वो उनमें उनके व्यवहार से उत्पन्न हों। शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि इन कारकों को ध्यान में रखते हुए वह विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएं। शिक्षण की सही विधि अपनाते हुए विद्यार्थियों को पाठ सही से सुनकर समझने का अभ्यास करवाएं। दूसरा मुख्य कौशल है मौखिक अभिव्यक्ति, अर्थात बोलना, वाचन कौशल। एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत युक्त भाषा का प्रयोग, अर्थात बोलकर अपनी बात कहना, मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह उसकी मौखिक अभिव्यक्ति है, परंतु वह भाषा श्रोता को समझ भी आए, इसलिए वह अभिव्यक्ति स्पष्ट, सहज, शुद्ध, स्वाभाविक, उसके मानसिक स्तर के अनुरूप एवं विचार क्रमबद्ध होनी चाहिए। कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से बातचीत के माध्यम से इस कौशल का विकास सरलता से संभव है। इसके लिए अध्यापक कक्षा में किसी कहानी का आयोजन, किसी कविता का पठन, किसी घटना का वर्णन आदि आदि का प्रयोग करके मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियों का प्रयोग करता है। इस कौशल के विकास से विद्यार्थियों को बहुत लाभ होता है, जैसे अवसर अनुकूल विचार रखने के लिए उचित भाषा शैली का प्रयोग, अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से रखना, पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देना, स्पष्ट उत्तर देने की क्षमता का विकास करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के अभ्यास द्वारा हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे भाषा प्रयोग में, हमारी अभिव्यक्ति में शामिल हो जाती हैं। पठन कौशल, श्रवण कौशल एवं मौखिक अभिव्यक्ति के पश्चात जिस कौशल पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए वह है पठन कौशल, अर्थात लिखित भाषा को पढ़ने की कला एवं क्षमता। इसमें दो शब्दों का विशेष महत्व है, वाचन एवं पठन। लिखित सामग्री को उच्चरित करने की क्षमता वाचन कहलाती है, परंतु पठन में उसके अर्थ ग्रहण पर भी बल दिया जाता है। जिस प्रकार हम पठन कौशल की बात करते हैं तो पठन कौशल का अभिप्राय यह है कि जो कुछ पढ़ा गया है उसका अर्थ भी हमें प्राप्त हो रहा है, उसका अर्थ भी हम ग्रहण कर रहे हैं। माध्यमिक स्तर से ही पठन कौशल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अधिकतर शिक्षण पाठ्य पुस्तकों द्वारा प्रारंभ हो जाता है। पाठ्य पुस्तकों में जो विषय वस्तु है
उसका वाचन प्रारंभ हो जाता है, उसका पठन प्रारंभ हो जाता है। और जब हम उसका वाचन और पठन करते हैं और उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते, तो ये इसका मतलब है कि हमारा पठन कौशल अविकसित है या अर्धविकसित है, या उसे विकास की और ज्यादा जरूरत है। इसलिए पठन कौशल का विकास करने के लिए शुद्ध उच्चारण, ध्वनि चिन्हों की सही पहचान, शब्द भंडार में वृद्धि, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, अनुतान, बलाघात, लय, गति, इनके साथ पठन और पठित वस्तु के अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। शिक्षक को सचेत रहना चाहिए कि विद्यार्थी में वे वाचन के प्रति रुचि उत्पन्न करें, उच्चारण में होने वाली त्रुटियों की पहचान करें, त्रुटियों को दूर करने के समाधान खोजें, जिससे विद्यार्थियों के भाषा कौशल में कोई बाधा न आ सके। वाचन में मधुरता, शिष्टाचार व मौलिकता का सही समावेश ही प्रभावी वाचन की विशेषता है। पठन एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण एवं चिंतन प्रधान प्रक्रिया है। पठन कई प्रकार से होता है। सस्वर पठन, मौन पठन, गहन एवं व्यापक पठन। इसी प्रकार सस्वर पठन के भी प्रकार किए गए हैं, उसका भी भेद उपभेद किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। जैसे आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत एवं सामूहिक वाचन। पठन को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे वातावरण, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत एवं संवेगात्मक स्थितियां। इन्हीं कारकों के कारण पठन में कई प्रकार की त्रुटियां भी पाई जाती हैं, जैसे अटक अटक कर बोलना, भाव अनुकूल न पढ़ पाना, अशुद्ध उच्चारण करना, अर्थ ग्रहण कर तर्क वितर्क न करना, स्थानीय भाषा का प्रभाव आदि आदि। इन त्रुटियों को दूर करने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को लिपि का सही ज्ञान करवाए, ध्वनि और उनके उच्चारण स्थान का ज्ञान करवाए, भाषा में किस प्रकार की ध्वनि का कहां पर उल्लेख होता है, उस उच्चारण का ज्ञान, उस उच्चारण के ज्ञान का अभ्यास यदि हम अपने विद्यार्थियों को करवाते हैं तो विद्यार्थियों का भाषा कौशल विकसित होता है। भाषा कौशलों में पठन कौशल विकसित होता है। भाषा कौशलों के विकास में अगला पड़ाव है लेखन कौशल। लेखन कौशल कर्म को सीखने की अंतिम कड़ी है। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक नियम है, बालक सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। इस वैज्ञानिक कर्म को, इस स्वाभाविक वैज्ञानिक कर्म को, प्राकृतिक कर्म को ही हमारी भाषा कौशलों के विकास में अपनाया गया है। और इसीलिए लेखन कौशल को भाषा कौशल का चौथा अंग, चौथा कौशल माना गया है। विद्यार्थी लिखना तो बहुत पहले से प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन शुद्ध लेखन कौशल में जिन गुणों का होना आवश्यक माना गया है, वहां तक पहुंचने के लिए उनको कई सोपान, अनेक प्रकार का अभ्यास, अनेक लेखन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। केवल अक्षर ज्ञान या उसको लिख लेना मात्र, या अपनी सरल सहज बात जो हम मौखिक रूप से कहते हैं उसके कुछ अंश लिखकर प्रस्तुत कर देना लिखित कौशल नहीं है।
लेखन कौशल के अंतर्गत पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में जो कुछ भी हम लिखते हैं उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। लिखित रचना साहित्य की दृष्टि से इस बात पर अगर ध्यान दिया जाए तो मनुष्य के अंदर जो सृजनात्मक शक्ति है, अनेक प्रकार की साहित्यिक विधाओं को लेखन के रूप में जब वो अपनी लेखनी से आबद्ध करता है तो वो भी लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। उच्च कोटि की लिखित रचना कई सदियों तक मानव को उत्साह, ज्ञान, ऊर्जा और संदेश देने का कार्य करती है। वेद इसका प्रमाण है, रामायण इसका प्रमाण है, महाभारत इसका प्रमाण है, श्रीमद् भगवत गीता इसका प्रमाण है। अनादिकाल से अनेक लिखित सामग्री, अनेक प्रकार का साहित्य, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनेक विषयों में, अनेक विधाओं में, अनेक रूपों में कितनी लिखित सामग्री हमारे सामने आज है, वो लेखन कौशल का परिणाम है। इसलिए लेखन कौशल भाषा कौशलों में सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके द्वारा बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभा का विकास होता है, जागरण होता है, उस प्रतिभा को जागृत किया जा सकता है, बालकों को स्वतंत्र भावाभिव्यक्ति के लिए प्रेरित किया जा सकता है और वो बालक उसका अभ्यास करके छोटी छोटी रचनाओं से बड़ी बड़ी रचनाएं लिखने में समर्थ होते हैं। रचना शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए कक्षा में एक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सर्वप्रथम विषय और विधा का चयन किया जाना चाहिए। किस बारे में लिखना है? हमें निबंध लिखना है, हमें पत्र लिखना है, हमें कोई वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए किसी विषय पर लिखना है, किसी चित्र को देख करके उस पर कोई कहानी लिखनी है, या प्रश्नमाला के उत्तरों का उल्लेख करना है। अनेक प्रकार से हम अपनी लेखन क्षमता का, लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। इससे शिक्षक या विद्यार्थी एक रूपरेखा या ढांचा प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके बाद लेखन कार्य आरंभ करके बाद में उसमें कोई त्रुटि होने पर संशोधन किया जाना चाहिए। धन्यवाद।